चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़े इंटरव्यू के साथ, जो कि है गृह मंत्री अमित शाह के साथ ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की एक्सक्लूसिव बातचीत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार बम्पर जीत की ओर है और आसानी से 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी। उन्होंने संविधान बदलने के विपक्ष के दावे को कोरा झूठ बताया। अगर आप पहले दो फेजेस को देखें, और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा लो रहा है, कुछ स्टेट्स में 5-6% भी नीचे रहा है वोटर टर्नआउट, तो 400 पार का आपका नारा है, 370 भारतीय जनता पार्टी, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पटरी से पटरी पे है जी। आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जो लोअर टर्नआउट है इसके बहुत सारे कारण हैं। 12 साल के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, एक। दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है, जिसके कारण टर्नआउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है। मगर हमारी पार्टी की टीम ने, मैंने स्वयं बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। हम 2 चरण में 100 पार कर 100 से भी कई अधिक सीटें जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में। तो मुझे 400 पार के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। नैरेटिव बनाने की ये कोशिश है कि 400 पार अगर आ जाएगा तो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज करेंगे, उसके बाद फिर ओबीसी SC ST के जो है रिजर्वेशन के संग आप लोग कुछ वो बदलाव करेंगे। देखिए नैरेटिव बनाने की कोशिश। राहुल जी, हमारे पास 10 साल से बहुमत है जी। संविधान बदलने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी को 10 साल से इस देश की जनता ने दी है। हमने क्या किया 10 साल? हमने कभी रिजर्वेशन को समाप्त करने का अटेम्प्ट नहीं किया। हमने ये बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया, UCC लाने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलने में किया, कश्मीर के अंदर शांति करने में किया। हमारे पास 10 साल से अधिकार है। राहुल गांधी का एक रूल है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। वो रूल को वो फॉलो कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे। चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम की कुछ और दिलचस्प खबरें। गुजरात के आणंद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर डबल अटैक किया। उन्होंने कांग्रेस पर वोट जिहाद और बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अपने भाषण में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप एक्सपोज हो चुकी है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप
अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन बना हुआ है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। इन दोनों सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है, जबकि कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस चुनाव समिति ने पूरी जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष को दी है और आज शाम तक दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, अभी उनको तय करना है। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। हाजीपुर में 5वें चरण में मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने से पहले चिराग पासवान ने पटना में पूजा अर्चना की और अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान को याद किया। चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उड़ीसा की संबलपुर सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने मां समलेश्वरी मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और रथ यात्रा की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उड़ीसा नंबर 1 राज्य बनेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा की सभी 21 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण लोकसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने आज अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन करने से पहले श्रीकांत ने कल्याण में रोड शो किया। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद रहे। श्रीकांत का मुकाबला शिवसेना यूबीटी की वैशाली दारेकर से है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार है। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में क्या है चुनावी माहौल? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चार 400 पार का आपका नारा है, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी। या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स 128 अंक चढ़कर 74,611 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43 अंक चढ़कर 22,648 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, तेल, गैस, फार्मा शेयरों में रही। वहीं बैंकिंग, रियलिटी, IT शेयरों पर दबाव देखने को मिला। GoIndiaStocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का कहना है कि मेटल शेयर्स के वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पर हैं। आने वाले समय में मेटल्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि इतनी लिक्विडिटी है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना का भी रिवाइवल का चांस थोड़ा बहुत बन रहा है, तो मेटल कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और अभी हमने देखा भी है कि जो बेस मेटल्स है वहां पे अच्छा मूवमेंट आया, स्पेशली कॉपर और एल्यूमिनियम में। तो वैल्यूएशन अगर अपन देखें मेटल स्टॉक्स के, तो अभी करीबन ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुके हैं। और तो अगर ये जो चीजें उम्मीद अपन कर रहे हैं, डिमांड आउटलुक इंप्रूवमेंट वगैरह, अगर वो नहीं आती है तो नीचे का चांस है। इस महीने से कुछ सर्कल में कॉल करने वाले के नंबर के साथ साथ उनका नाम भी दिखाई देगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसका ट्रायल करने के निर्देश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अब चलते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा के पास। तो असीम, ये बताएं कि जो कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन का ट्रायल है, ये कब से शुरू होगा और इसका क्या फायदा होगा? सरकार साइबर फ्रॉड और स्पैम कॉल के ऊपर रोक लगाना चाहती है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने फरवरी में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के ऊपर अपनी सिफारिशें दी थी। ट्राई ने कहा था कि जो उपभोक्ता कॉल कर रहा है उसका नाम दूसरे व्यक्ति की मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए नंबर के साथ साथ। तो इसको लेकर के दूरसंचार विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि इसका ट्रायल जल्दी शुरू कर दे। पहले हरियाणा जैसे छोटे सर्किल में इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो बाकी पूरे देश में जून में इसे लागू करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। ट्राई ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को तैयार किया जाना चाहिए, खासतौर पे कि जो उपभोक्ता ने अपने कंज्यूमर आवेदन फॉर्म के अंदर अपना नाम दिया है वो दूसरे व्यक्ति को दिखाई देना चाहिए। इससे पता चल पाएगा उपभोक्ता को कि ये कॉल कहाँ से आ रही है, क्या उसका कोई जानने वाला उसको कॉल कर रहा है, तो उपभोक्ता डिसाइड कर पाएगा कि उसको ये कॉल लेनी है या नहीं लेनी है। तो इससे उपभोक्ता साइबर फ्रॉड से भी बच पाएगा, स्पैम कॉल से भी बच पाएगा। तो सरकार अब इसकी तैयारियां शुरू कर चुकी है और जून में इसको पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब बात करते हैं दुबई की, जहां एक बार फिर से भारी बारिश हुई है और इससे दहशत मच गई है। अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में भारतीय एयरलाइंस ने दुबई, शारजाह और अबू धाबी के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं रोहन सिंह। तो रोहन, ये बताएं, एयरलाइंस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ कहा गया है उसमें? एक महीने से कम समय में ये दूसरी बार है कि जब इस तरह की एडवर्स वेदर यूएई में देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से जो हवाई यातायात है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अभी अगर कहें सारे जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो तो प्रभावित हुए हैं। अभी की स्थिति बता दें, जो दुबई एयरपोर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि 9 अराइवल फ्लाइट्स और 4 डिपार्चर फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे फ्लाइट्स हैं जिनको कि डाइवर्ट किया गया है। भारत से एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इसके अलावा इंडिगो और विस्तारा, इनकी फ्लाइट्स ऑपरेट होती है। उन सभी ने एडवाइजरी जारी की है कि यात्री जो है वो घर से निकलने से पहले जो है स्टेटस चेक कर लें। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। एमिरेट्स जो वहाँ से ऑपरेट करती है और फ्लाई दुबई, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है एडवाइजरी जारी की है। और अगले 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एक ऑरेंज अलर्ट है जो कि हैवी रेनफॉल का इशारा करती है। तो डिस्ट्रप्शन जो है अगले कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। बढ़ती गर्मी ने आम लोगों के साथ साथ ई कॉमर्स कंपनियों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। ऑर्डर बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें डिलीवर करने के लिए लोग नहीं हैं। ई कॉमर्स कंपनियां अब अपने एजेंट्स को गर्मी से राहत देने के लिए कोशिश कर रही हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। चिलचिलाती गर्मियों में आप सोचते हैं कि बाहर कौन जाए, ऑनलाइन ही सामान मंगा लेना बेहतर है।
लेकिन ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी कंपनियों के लिए डिलीवरी करना चुनौती बनता जा रहा है। गर्मी के चलते डिलीवरी एजेंटों की संख्या घटने लगी है। अधिकतर डिलीवरी एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करते हैं और कंपनी के साथ फुल टाइम नहीं होते। अनुमान के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच डिलीवरी एजेंट्स की संख्या करीब 20% तक कम होगी, जबकि ऑर्डर 15 से 20% ज़्यादा होंगे। घर से सोच के निकलते हैं कि भाई गर्मी तो है लेकिन काम तो करना ही है सर, किसी न किसी तरह। हाँ, सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक ठंडे पानी की बोतल होती है, उसकी हमारे साथ होती है, तो मोस्टली पानी लेके चलते हैं अपने सब, ठंडा पानी। हम सामान डिलीवरी करते हैं तो हम ज़्यादातर ये है ना मास्क लपेट लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो थोड़ा मतलब गला भी सूखता है, तो वहाँ पे जाके पानी ले तो कोई मना भी नहीं करता है। पानी तो ऑलरेडी कोई मना नहीं करेगा, तो गर्मी के लिए तो हम तो यही बचाव के लिए यही करते हैं। कंपनी वाले तो रूम दे रखा है कंपनी ने कि जितने भी राइडर हो अपने, अगर गर्मी लगे जितनी देर वेस्ट करना हो वेट कर लो, अपने ऐसी रूम दे रखा है। और जो जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ऑर्डर लेने, तो जो है हमारे वहाँ जाके पानी मिलता है जिसमें चिल्ड चाहिए चिल्ड, नॉर्मल चाहिए नॉर्मल। इस साल मौसम विभाग ने अत्यधिक गर्मी का अनुमान किया है। इस वजह से डिलीवरी कर्मचारियों की उपलब्धता में अभी से गिरावट देखी जा रही है। बढ़ती गर्मी और धूप से बचने के लिए ये डिलीवरी एजेंट अपने चेहरे को ढक के चलते हैं और साथ में पानी की बोतल भी साथ लेके चलते हैं। इनका कहना है कि कंपनियों की तरफ से कोई खास मदद तो नहीं मिली है, हालांकि कंपनियों का दावा है कि उन्होंने अलग अलग जगहों पे शेल्टर्स जरूर खोले हैं। गर्मियों में डिलीवरी एजेंट्स के आराम के लिए स्विगी ने लगभग 300 जोन बनाए हैं। वहीं देश भर में जोमेटो के फिलहाल 450 रेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जिसे जून तक बढ़ाकर 4000 करने की योजना है। ब्लिंकिट के स्टोर्स में कूलर्स के अलावा डिलीवरी पार्टनर्स के लिए छाछ और ग्लूकोज की व्यवस्था है। कंपनियां लगातार अपने एजेंट्स को गर्मी की जानकारी भी दे रही हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या इंजीनियरिंग के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं है? आखिर क्यों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट में लगातार कमी आ रही है? इसका कारण स्पेशलाइजेशन कोर्स की तरफ बढ़ता रुझान है या फिर एआई से नौकरियों पर गहरा असर पड़ रहा है? इस पर चर्चा करेंगे आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।